Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to another lecture of States of Matter. बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज एक्चुअली a theoretical concept to show the experimental laws of gases. जो कि गैस लॉज है उनका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी गई है. आज हम उसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यहां पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ बेटा, और देखेंगे कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या समझाती है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है बेटा, it is also called microscopic model of gases. Microscopic model of gases. ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है बेटा, इट इज सिंपली ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हमें समझाएगा बिहेवियर ऑफ गैसेस, और जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा जो कि एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज है उनकी एक्सप्लेनेशन को आराम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय दिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. दैट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. दिस theory was proposed by various scientists, especially Maxwell, Boltzmann, Clausius, etc. in 1857. 1857 में बेटा आपको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है ताकि आप लोगों को समझाए, जो कि आपने गैस लॉज प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपके पास एक थ्योरी दी गई है. दैट थ्योरी इज कॉल्ड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और जिस थ्योरी को हम दूसरे नाम से जान जाते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस. ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, इसके जो बेसिक पोस्टुलेट्स है बेटा, बेसिक पोस्टुलेट्स जो इसके हैं वो इस प्रकार के हैं बेटा. अगर हम इसके बेसिक पोस्टुलेट्स देखेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ गैसेस, वो क्या क्या है बेटा, जरा हम उन पे नजर डालें. पहला जो पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वो यही है कि हर कोई गैस जो है वो बना होता है स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. तो अब फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो भी गैस होगा, द गैसेस आर composed of small particles called as molecules. गौर से समझ लीजिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं. जो भी कोई गैस इस दुनिया में है वो बना होता है छोटे छोटे टुकड़ों का. उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स. और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल इन मास एंड साइज. ये एक जैसे होते हैं, इनका मास और इनका साइज जो होता है वो एक जैसा होता है. तो पहला पॉइंट जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है वो यही है कि हर कोई गैस जो है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल fundamental particles
और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, उनका मास और साइज के बनिस्बत वो आइडेंटिकल होते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट जो है इसमें बेटा, अगर आप सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट में द गैस मॉलिक्यूल्स आर very far away from each other. Far away from each other. जो भी गैस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में होंगे, कोई गैस अगर किसी कंटेनर में होगा, वो गैस बना होगा मॉलिक्यूल्स का, और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत सारा गैप होगा बेटा, यानी कि वो एक दूसरे के बहुत ही दूर होंगे। जब वो एक दूसरे के बहुत ही दूर होंगे तो उनका वॉल्यूम जो होगा, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहां पर मैं एक बात हाईलाइट करके रखूंगा बेटा, बिकॉज ऑफ विच द volume of gas molecules is negligible as compared to total volume, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपके पास टोटल वॉल्यूम है कोई गैस का, और अगर आप उसकी तुलना में आप वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल देखेंगे, दैट विल बी नेग्लिजिबल। सो यही बात ये दर्शाता है यहां पर कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल देखेंगे दैट विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है ना बेटा? ओके, तीसरा पॉइंट जो यहां पर इसका ये है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो तीसरा पॉइंट है बेटा वो क्या है, जब ये एक दूसरे के दूर दूर में होंगे देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी नेग्लिजिबल। सो याद रखिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the gas molecules is force of attraction or repulsion between the gas molecules is negligible. So याद रखिएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा, बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, वो बेटा क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा बेटा वो नेग्लिजिबल होगा। ओके, चौथा पॉइंट जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं बेटा आपके साथ वो ये है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, दे आर मूविंग इन रैंडम वे, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो मैं यहां क्या कह सकता हूं, द गैस मॉलिक्यूल्स move randomly with different speeds, याद रखिएगा, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे किसी भी गैस के, जो कि किसी कंटेनर में होंगे, वो रैंडम मोशन में होंगे। जब वो रैंडम मोशन में होंगे बेटा, उनके पास डिफरेंट स्पीड्स होंगी। ठीक है ना बेटा? ओके, जो पांचवा पॉइंट अब ये है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, तो दे विल कोलाइड विथ वन अनदर एज वेल एज टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, बट द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, द
gas molecules collide with each other as well as with the walls of container that is, the collisions are elastic in nature. Elastic in nature. So बेटा आप याद रखिएगा कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स अब मूव कर रहे हैं रैंडमली विद डिफरेंट स्पीड्स, तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और साइमल्टेनियसली दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे तो वहां पे जो कोल्यूजन्स होंगे वॉल्स के दरमियान, वॉल्स के साथ या अपने आप के दरमियान, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोल्यूजन्स होंगे वो परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर होंगे. वो इलास्टिक होंगे. इलास्टिक का मतलब यही है कि नाइदर दे विल गेन द एनर्जी नाइदर दे विल लूज द एनर्जी. ओके बेटा, तो ये बात याद रखिएगा. अब जो पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट है इसमें, वो ये है कि जो ड्यू टू elastic collisions, the gas molecules neither gains kinetic energy nor loses. याद रखिएगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ कोल्यूजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, एज वेल एज बिटवीन द कंटेनर एंड द गैस मॉलिक्यूल्स. गैस मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ जो कोल्यूजन्स होते हैं या वो कंटेनर के साथ जो कोल्यूजन्स करते हैं वो इलास्टिक होते हैं. अगर वो इलास्टिक है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी कि ना वहां पर गेन होगी काइनेटिक एनर्जी ना लूज होगी काइनेटिक एनर्जी. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अगर काइनेटिक एनर्जी न लूज होती है न गेन होती है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फिर चेंज होती है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is directly proportional to the absolute temperature. तो खाली एक ही कारण है बेटा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को बढ़ा सकता है. वो क्या है बेटा? वो है आपका टेम्परेचर, लेकिन केल्विन स्केल में. तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट दिस शुड बी इन केल्विन. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा. सो मैं यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है. सबसे पहला पोस्टुलेट जो ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसेस होते हैं, वो बने होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का, जिनका नाम हम रखते हैं मॉलिक्यूल. और वो मॉलिक्यूल जो है वो आइडेंटिकल होते हैं इन शेप, इन साइज एंड इन व्हाट बेटा मास वो होते हैं. दूसरा पॉइंट जो मैंने ये कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स आप किसी गैस के अपने किसी कंटेनर में रख लिए हैं तो वो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर होंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मध्य मुकाबले में वो बहुत ही दूर होंगे. जब वो दूर होंगे then the volume of a single molecule of gas will be negligible as compared to the total volume of the gas. तीसरा पॉइंट मैंने ये कहा आप लोगों को कि अगर आप कह रहे हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, जब वो दूर होंगे so their
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन विल बी नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल होगा। और चौथा पॉइंट मैंने ये कहा बेटा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं इन द कंटेनर, तो वो रैंडमली जब मूव करते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, तो वो क्या करेंगे, वो कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो दैट वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ जो कोल्यूजन्स होते हैं या एक दूसरे के साथ जो कोल्यूजन्स होते हैं, दे आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। अगर वो इलास्टिक इन नेचर के कोल्यूजन्स है बेटा, तो यहां पर इलास्टिक कोल्यूजन्स की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स है या ना वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर सकते हैं, ना वो काइनेटिक एनर्जी को लूज कर सकते हैं। अगर हम कह सकते हैं ना लूज हो सकती है तो न गेन हो सकती है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, हाउ इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी इंक्रीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं बेटा। समझ आया मेरी बात? ओके, सो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन, लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, बट एट एब्सोल्यूट, in absolute temperature, that is in Kelvin scale. Okay, इसके अलावा और एक पॉइंट जो है, that is most important point, वो क्या है, जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली वो कोलाइड कर रहे हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे बेटा, तो उसका मतलब यही हुआ, दे विल एक्सर्ट प्रेशर, सो द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एक्सर्टेड इज ड्यू टू द इलास्टिक कोल्यूजन्स। जो कोल्यूजन्स हो रहे हैं, हम कह सकते हैं यहां पर बेटा, क्या कह सकते हैं, द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, क्या कह सकते हैं बेटा, जरा नजर रखिएगा, देखिए, द प्रेशर exerted by the gas molecules is due to collisions, याद रखिएगा बेटा, जो कोलॉइड हो रहे हैं तो उसकी वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, यानी कि इनका एक टोटल प्रेशर आता है, so that is due to the collision. So these were some basic postulates of kinetic theory of gases. अगर हम इन्हीं postulates को एक मैथमेटिकल शेप में लाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो याद रखिएगा, अगर हम इन्हीं postulates को सम अप करेंगे और एक मैथमेटिकल इक्वेशन देंगे, यानी कि एक मैथमेटिकल वे देंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है बेटा? काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पोस्टुलेट्स के बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इन एनी कंटेनर, दैट इज इक्वल टू 1/3 number of molecules present of the gas present in the container divided by volume of the container m, and this is u square. So this is what beta, this is the kinetic gas equation. So this is the pressure of the gas, this is number of molecules, and this is your volume, this is mass, and this is your what beta, root mean square velocity, root mean square velocity, या speed से आप कह सकते हैं, या speed. So this is the kinetic gas equation. So what is kinetic gas equation? Kinetic gas equation is simply pressure exerted by the gas in any container, that is always equal to 1/3 number of molecules present in the container of the gas present in the container divided by volume of the gas into mass of the gas, and u square, that is the root mean square
or velocity speed of the gas. Okay बेटा, so this is kinetic gas equation. इस kinetic gas equation के सहारे हम एक इक्वेशन ऐसी डिराइव कर सकते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। हमने कहा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी किसी गैस की, वो जरा हम देखें। सो द नाउ वी आर डिस्कसिंग नाउ बेटा व्हाट दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। average kinetic energy of gas molecules. Average kinetic energy of gas molecules. ठीक है, as we know कि हमारे पास जो इक्वेशन है that is P V, so we can say P is equal to 1/3. This is N divided by V and this is mu square. This is kinetic gas equation. Okay बेटा, इसको थोड़ा मॉडिफाई अगर हम करेंगे तो हम बता सकते हैं इट इज PV is equal to 1/3. It is N is mu square. ठीक है बेटा, ओके। चलिए, अगर हम if N is equal to 1 मोल, अगर हम N को 1 मोल रखेंगे, ठीक, तो ये किसके बराबर निकलेगा? That will be equal to PV is equal to 1/3. This is mu square. Okay, ठीक है। चलिए इसमें नजर रखिएगा। As per ideal gas equation हमें पता है PV is equal to RT. If N is the number of moles, that's equal to 1. So इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? जरा देखिएगा, हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा एक इक्वेशन जिससे हम निकाल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखिए जरा, चलिए, तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू दैट इज 1/3 mu square इज इक्वल टू RT। ठीक, ओके। अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे तो ये होगा बराबर 1/3 mu square that is equal to RT। देखिए, अगर 2 और 2 कैंसिल होगा तो फिर वापस आ जाएगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ना बेटा, ये 3 को इधर लाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? जरा देखिए, हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 mu square is equal to 3RT। इस 2 को हम इधर लाएंगे तो हम क्या मिलेगा? 1/2 mu square is equal to 3/2 RT। ठीक, ओके। सो दिस 1/mu square that is equal to kinetic energy. So हम कह सकते हैं kinetic energy, average kinetic energy जो होगी, average kinetic energy that is equal to beta 3/2 RT. So this is the equation by which you can calculate the average kinetic energy of any gas molecules. Gas molecules की average kinetic energy जो बनती है that is equal to 3/2 R into T. तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया kinetic energy is directly proportional to what बेटा? Absolute temperature. Okay, अगर हम इसको ऐसे कहेंगे, so this is average kinetic energy per mole. ये per mole होगा, पर मोल के हिसाब से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, यानी कि आपने 1 मोल लिया था। अगर आप पर मॉलिक्यूल के हिसाब से लेंगे, इधर देखिए बेटा, गौर से इसको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेटा, ये देखिए 3/2 R, आप डिवाइड करेंगे बेटा Na यानी कि एवोगाड्रोस नंबर, तो ये इक्वेशन बन जाती है काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है वो बन जाएगी बेटा 3/2 kT। सो दिस K इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां पर आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको पूछा गया है
कि व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो आपको ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर योर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशंस। ओके बेटा, यहां से एक पॉइंट जो है, यहां पर हमें एक पॉइंट मिलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी न्यूमेरिकल आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कभी आएगा, तो आप उसको विदाउट सोल्यूशन आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या है बेटा, हमें दिखाई देता है यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो पर मोल हो चाहे वो पर मॉलिक्यूल हो। लेकिन कभी पूछा जाता है व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट गैसेज लिए होते हैं, तो आपसे पूछे जाते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट फिक्स्ड टेम्परेचर, तो आपका आंसर होना चाहिए दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मैं लिखना चाहता हूं, ये देखिए बेटा वो क्या है, देखिए बेटा प्लीज आराम से इसको नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, जरूरी आप नोट कीजिएगा इसको। वो क्या है बेटा, वो ये है कि very important point, the average kinetic energy of any gas of gases does not depend upon nature of gases। आपने कौन गैस लिया है ये उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये खाली डिपेंड करेगी, तो किस पर डिपेंड करेगी बेटा, ये खाली डिपेंड करेगी किस पर बेटा, ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आप बता दीजिए इनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ आर इक्वल। क्योंकि मुझे टेम्परेचर फिक्स्ड रखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। ओके, सो दिस वाज व्हाट बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो इन नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। जो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स। वो डिफरेंट स्पीड्स क्या है और उन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बेटा एक और टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दैट विल बी डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर्स को। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।